हेलो बच्चों, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस। इसमें फर्स्ट चैप्टर रहेगा और इसमें जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं और अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा पूरे। तो आपने अंत तक इस वीडियो में बने रहना है ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सको। तो अगर आपको इस वीडियो में आपको समझ में आता है ये लेसन, तो आपने इसे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को दबाना है, घंटी को दबाना है, ताकि अगली जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो आपके पास स्वयं ही पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो इसमें देखो क्लास 10 है, ये साइंस है। तो पहले हम करेंगे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है। पहला प्रश्न है इसमें, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? तो मैंने जब टेक्स्ट बुक में ये लेसन समझाया था तो उस टाइम भी बताया था मैंने। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारकों का आपस में संपर्क में आना अति आवश्यक है। तो मैग्नीशियम रिबन वायुमंडलीय गैसों से अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक परत बना लेता है, जिसे साफ करना अति आवश्यक है, अन्यथा वह वायु से क्रिया नहीं करेगा, यानी वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। तो मैग्नीशियम रिबन को हमें इसलिए साफ करना पड़ता है ताकि वो उसके ऊपर एक जंग की परत आ जाती है, तो उसको हटा देते हैं हम, और जब हम उसको जलाएंगे वायु की उपस्थिति में तो उसके पास ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए, इसलिए हम उसको साफ करते हैं जलाने से पहले। अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो सबसे पहली अभिक्रिया है संतुलित अभिक्रिया लिखनी है हमने इसमें। तो इसमें है आपके पास हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया लिखनी है। ठीक है, तो यही दिखाता हूं पहले आपको। तो देखो इसमें संतुलित अभिक्रिया भी होनी चाहिए। तो इसमें आप देखोगे कि इसमें है आपके पास ये अभिक्रिया H2 यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। तो H2 हाइड्रोजन होता है, Cl2 क्लोरीन होती है, और हाइड्रोजन क्लोराइड जो होती है वो HCl होती है। तो आगे दो क्यों लगाया है? इनको संतुलित करने के लिए, क्योंकि इधर दो H हैं, H2 का मतलब होता है दो H है इसमें, और इसलिए इसके आगे दो लगा दिया है ताकि ये भी दो H हो जाए। Cl2 का मतलब दो क्लोरीन है, और इसमें भी आगे दो क्लोरीन यहाँ भी हो गई, तो ये संतुलित अभिक्रिया बन जाती है। इसलिए हम इसे, ये जो अभिक्रिया है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होगी, जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। फिर आगे आता है आपके पास सेकंड क्वेश्चन है बेरियम। ये आपके पास है बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट। तो ये दोनों आपस में मिलके बेरियम सल्फेट बनाते हैं और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाते हैं। तो इसकी अभिक्रिया हमने लिखनी है, और वो भी संतुलित अभिक्रिया लिखनी है। तो इसमें देखिए ऊपर कर लेता हूं थोड़ा। तो जब ये बेरियम क्लोराइड होता है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट जब आपस में क्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है और एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। तो इस अभिक्रिया में द्विविस्थापन हो रहा है। ठीक है, जब भी आगे आप करोगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो इसमें आप ये उदाहरण दे सकते हो उसमें। तो बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट जब आपस में क्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है और एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है, और आगे 3 और 2 लगाना है आपने ताकि ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें है थर्ड जो क्वेश्चन था उसमें था सोडियम और जल की अभिक्रिया
से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और H2 गैस बनती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखो क्या है, सोडियम होता है Na प्लस H2O पानी होता है। तो जब सोडियम को हम पानी में डालते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और H2 गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस होती है, ये H2 गैस है जो। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। हमने पदार्थ की अवस्थाएं भी बतानी है कि कोई लिक्विड है, द्रव है या ठोस है, और अभिक्रिया भी लिखनी है। तो इसमें जैसे आपके पास अभिक्रिया है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच में अभिक्रिया है, तो आपके पास नीचे आप दिख रही होगी है। तो इसमें है देखो, बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2 प्लस सोडियम क्लोराइड, तो ये Na2 सोडियम सल्फेट ये। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो वो सोडियम क्लोराइड बनाता है और BaSO4 बेरियम सल्फेट बनाता है। तो ये आपके पास अभिक्रिया है, तो आपको दिखाई दे रही होगी ये। तो BaCl2 जमा Na2SO4 एक्वस, BaCl2 भी एक्वस होगा, एक्वस का मतलब इसमें थोड़ा पानी होगा, और Na2SO4 भी एक्वस होगा, यानी इसमें भी पानी होता है। तो ये बेरियम क्लोराइड है और ये सोडियम सल्फेट है। तो जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में क्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है और बेरियम सल्फेट बनता है। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है NaCl होता है, ये भी एक्वस बनेगा, और बेरियम सल्फेट जो होता है वो सॉलिड बनता है। ठीक है, और ये एक रासायनिक अभिक्रिया जो है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। फिर उसके बाद अगला था, इसमें इसी में सेकंड क्वेश्चन था, इसकी वर्डिंग लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में के विलयन में अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है। तो इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ये आपके पास जो है HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और इसमें NaCl आपके पास बनता है और आपके पास H2O बनता है, पानी बनता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल जब आपस में मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है और जल मिलता है, पानी बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये अभिक्रिया है। फिर उसके बाद ही पाठ्य पुस्तक में आगे प्रश्न है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में के लिए किया जाता है, तो X का नाम और उसका सूत्र लिखिए। तो सफेदी करने के लिए हम चूने का प्रयोग करते हैं। तो चूने का सूत्र जो होता है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका सूत्र होता है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है CaO। ठीक है बच्चों, और दूसरे में लिखा है इसने, ऊपर लिखे पदार्थ X का जल के साथ अभिक्रिया, यानी जब हम चूने को पानी में मिलाते हैं तो क्या अभिक्रिया होती है, तो ये अभिक्रिया आपके पास है ये। तो जब हम चूने का सूत्र है आपके पास ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO और प्लस H2O जल, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH ट्वाइस, तो बिना ये बुझा हुआ चूना बन जाता है जिससे हम सफेदी करते हैं। यानी ये सूखा चूना होता है जो पैकेट में आता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें हम H2O पानी मिलाते हैं और वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, बुझा हुआ चूना बन जाता है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है
एक क्रियाकलाप उसमें आया था जिसमें हमने पानी में से विद्युत धारा गुजारी थी, तो उसमें पानी में से विद्युत धारा गुजारी थी, तो एक तरफ हाइड्रोजन गैस बन रही थी, एक तरफ ऑक्सीजन गैस बन रही थी। तो जब आप बुक में समझेंगे या पिछली वीडियो आप समझोगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। तो उसी की मैं बताना था कि एक परख नली में तो दुगनी थी और एक में आधी थी, क्या चक्कर था। तो जब हम पानी में से विद्युत धारा गुजारते हैं, H2O में से, लिक्विड में से, पानी में से विद्युत धारा गुजारते हैं, तो वो हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में टूट जाती है। तो इसमें ऑक्सीजन का एक अणु बनता है और हाइड्रोजन के 2 अणु बनते हैं। जब पानी का एक अणु टूटता है, ठीक है, तो उसमें 2 हाइड्रोजन के अणु बनते हैं और एक ऑक्सीजन का। इसलिए हाइड्रोजन की मात्रा जो है ऑक्सीजन से दुगनी होगी, अतः वह गैस हाइड्रोजन है। यानी जो दुगनी मात्रा में परख नली में इकट्ठी हो रही है तो वो हाइड्रोजन गैस है, और जिस परख नली में आधी गैस है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस दुगनी बनेगी और ऑक्सीजन उससे आधी बनेगी। फिर आगे प्रश्न है आपके पास, लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं, जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो विलयन का रंग हरा हो जाता है, क्योंकि जो लोहा है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। उसके कारण कॉपर सल्फेट में से वो कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर देता है, यानी कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर देता है और उसमें से सल्फेट अपने पास ले लेता है, आयरन या लोहा। तो जिसके कारण आयरन सल्फेट का निर्माण होता है और उसके कारण जो सॉल्यूशन है, विलयन है, उसका रंग बदल जाता है, उसका रंग हरा हो जाता है। तो ये अभिक्रिया होगी, देखो कॉपर सल्फेट है ये, जब कॉपर सल्फेट के अंदर हम लोहे की कीलों को डुबोएंगे, Fe होता है लोहा, तो Fe के साथ SO4 लग जाएगा और कॉपर अलग रह जाएगा। तो FeSO4 आयरन सल्फेट बनता है जो हरे रंग का होता है और कॉपर अलग हो जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि आयरन जो है बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है कॉपर से, इसलिए वो सल्फेट को अपने पास बुला लेता है और कॉपर अलग हो जाता है। फिर है क्रियाकलाप, इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो जब हम बेरियम द्विविस्थापन अभिक्रिया बतानी है, तो पीछे भी मैंने अभी बताई थी आपको, तो वहां भी आई थी अभिक्रिया। तो जब हम बेरियम क्लोराइड और पोटासियम सल्फेट के जलीय विलयनों को आपस में मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है और पोटासियम क्लोराइड बनता है। तो देखो BaCl2 बेरियम क्लोराइड है और K2SO4 पोटासियम सल्फेट होता है। तो इसमें द्विविस्थापन का मतलब 2 विस्थापन होने चाहिए। तो एक SO4 जो है K से हटके Ba के पास चला जाएगा और Cl क्लोरीन यहाँ से हटके K के पास चली जाती है। देखो तो ये BaSO4 बन गया बेरियम सल्फेट, क्योंकि सल्फेट जो था पहले K के पास था, अब Ba के पास है। पहले क्लोरीन Cl जो थी वो Ba के साथ थी, अब वो K के साथ है। तो इस तरह से अभिक्रिया द्विविस्थापन होते हैं, 2 बार विस्थापन हो जाता है, इसलिए हमें इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास प्रश्न, तो यह अभिक्रिया है, अगर दिखाई नहीं दे रही थी पहले आप देख सकते हैं। तो बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट आपस में अदला बदली कर लेते हैं क्लोरीन और सल्फेट का, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर उसके बाद है निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित या अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान करनी है। तो इसमें क्या है, जैसे सोडियम है, सोडियम अकेला है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जब इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई तो दूसरी तरफ Na2O सोडियम ऑक्साइड बन जाता है, यानी सोडियम के साथ ऑक्सीजन गैस लग जाती है। तो सोडियम का इसमें
उपचयित हो रहा है सोडियम, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसमें। लेकिन दूसरी अभिक्रिया में देखो, और अपचयित पदार्थ है ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि यहाँ अकेला ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के 2 अणु थे यहाँ अकेला एक ऑक्सीजन, इधर कोई भी नहीं रहा। फिर उसके बाद है कॉपर के साथ यहाँ ऑक्सीजन है, देखो CuO, कॉपर प्लस H2, तो इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन यहाँ नहीं रही, तो इसलिए कॉपर का जो है अपचयन हो रहा है, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन की कमी है, और H हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लग गया तो हाइड्रोजन का इसमें उपचयन हो रहा है। तो ये आपके पास है, ठीक है, उपचयित पदार्थ है हाइड्रोजन और अपचयित पदार्थ है ऑक्सीजन। तो आगे अभ्यास के प्रश्न आगे हैं इसके, तो ये भी कर लेते हैं थोड़े, और जितने भी होंगे बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसमें देखो, नीचे दी गई अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य और असत्य बताने हैं ये। PbO प्लस कार्बन Pb प्लस CO2, तो इसमें देखो इसमें शीशा अपचयित हो रहा है, तो शीशा क्या हो रहा है इसमें अपचयित, तो अपचयित Pb के साथ यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो इसमें Pb का मतलब शीशे के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो इसलिए जो आपके पास है ए जो है वो सत्य है, ए, क्योंकि शीशे का अपचयन हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन अकेला है, ठीक है, और यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगी हुई है, तो कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है, तो इसलिए कार्बन में उपचयन हो रहा है। तो फिर है कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, तो और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, और लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो इसमें आपके पास जो असत्य है, असत्य का मतलब है, ऊपर देखो प्रश्न में क्या बोला था इसने, तो इसमें बोला था कि दी गई अभिक्रिया के संबंध कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें आपके पास आ जाएगा पहला भाग है जो A और B दोनों असत्य हैं, A और B दोनों असत्य हैं, क्योंकि इसमें देखो शीशा जो है यानी PbO से ऑक्सीजन हटी है, तो इसलिए हम लेड ऑक्साइड का अपचयन कहेंगे, और यहाँ अकेला कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो इसलिए COD सत्य है इसमें, और A और B असत्य हैं, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास, इसमें भी आपने बताना है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम, फिर Al2O3 प्लस Fe, जो ये किस तरह की अभिक्रिया है, तो ये देखो इसमें ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, विस्थापन अभिक्रिया आ जाएगा इसका आंसर। विस्थापन क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पहले Fe के पास है, फिर वो Al के पास चला जाता है देखो, और Fe अकेला हो जाता है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है लोह चूर्ण का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है और आयरन क्लोराइड बनता है, तो ये आपने उत्तर लिखना है इसका, ए भाग इसका आंसर आ जाएगा। तो जब भी हम लोहे के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है और आयरन क्लोराइड भी बनता है इसमें, ठीक है बच्चों, क्या बनता है, आयरन क्लोराइड। फिर उसके बाद है आपके पास संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, इसे करना क्यों आवश्यक है, तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसमें देखो आपके पास वह अभिक्रिया वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रिया के पहले और उसके बाद अभिकारकों तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कमी
तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में तत्वों की संख्या और उत्पादों में तत्वों की संख्या बराबर रहती है, उसे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। अगर रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं करेंगे तो जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो रासायनिक अभिक्रियाएं फॉलो नहीं करेंगी। इसलिए उस नियम को बरकरार रखने के लिए, उस नियम की अनुपालना के लिए हमें रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करनी पड़ती है। ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास प्रश्न, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो इन अभिक्रियाओं को पहले तो हमने सांकेतिक रूप में लिखना है और फिर उसको संतुलित भी करना है। तो हमारे पास है, जैसे आपके पास ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस यानी नाइट्रोजन गैस जमा हाइड्रोजन गैस और अमोनिया बनता है, NH4 बोलते हैं अमोनिया को। तो आगे अभिक्रिया लिखेंगे, देखो तो नाइट्रोजन गैस होती है N2 नाइट्रोजन गैस है और प्लस हाइड्रोजन गैस होती है H2। तो जब दोनों आपस में मिलते हैं NH3 बनता है अमोनिया, NH3 अमोनिया गैस। अब इसको समीकरण को संतुलित भी करना है, इसलिए आगे यहाँ 3 लगा और 2 लगा, क्योंकि इधर 2 N है तो यहाँ भी 2 N आ गए। हाइड्रोजन यहाँ 6 बन गए और यहाँ भी 2 3 6 बन गए, 2 गुणा 3, 2 3 6 हाइड्रोजन है, तो दोनों तरफ बराबर है हाइड्रोजन भी और नाइट्रोजन भी, इसलिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है। फिर उससे बाद दूसरा प्रश्न है इसका, इसी का बी भाग है। देखो बी भाग में क्या कहता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड वायु में दहन होने पर, और यानी हाइड्रोजन सल्फाइड जमा ऑक्सीजन, जब भी किसी का दहन होता है तो हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया उसकी कराते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो देखते हैं, तो हाइड्रोजन सल्फाइड है जैसे ये अभिक्रिया। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S हाइड्रोजन सल्फाइड होती है और इसकी ऑक्सीजन में जब इसको जलाते हैं तो हाइड्रोजन H2O जल बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है और ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया भी है, आपने इसको लिख लेना है। ठीक है। फिर उसके बाद सी भाग में देखो, सी भाग में है आपके पास एल्युमिनियम, ये है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, यानी एल्युमिनियम सल्फेट जमा बेरियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। तो ये अभिक्रिया पहले भी आ चुकी है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो एल्युमिनियम सल्फेट है प्लस बेरियम क्लोराइड है, तो जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है BaSO4 और AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। तो ये आपकी अभिक्रिया है और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। तो जहाँ 3 लिखा है, 2 वगैरह लिखा हुआ है, वो वैसे ही लिखना है अपने। ठीक है। अब तीसरी अभिक्रिया में क्या होता है, यहीं से बता देता हूँ मैं आपको। ये पोटासियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है, पोटासियम होता है K, तो जब इसको H2O पानी के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, यानी पोटासियम को आप पानी के अंदर डाल दो तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनता है, KOH बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है बच्चों, तो ये अभिक्रियाएं हो गई हैं। 5वां क्वेश्चन आपका हो गया है ये। फिर छठा क्वेश्चन है आपके पास। छठे क्वेश्चन में क्या करना है आपने, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। इन रासायनिक समीकरणों को हमने संतुलित करना है। तो इसमें है HNO3 जमा CaOH ट्वाइस, CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O।
तो जो इनकी रासायनिक समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण, वो बताऊंगा मैं आपको। तो HNO3 के आगे आपने 2 लगा देना है, CaOH ट्वाइस ऐसे ही रहेगा, और H2O के आगे भी यहाँ पे 2 लगाना है बस। तो इससे आपकी सारी अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। ठीक है बच्चों। फिर बी भाग है जो आपका, इसको भी आपने संतुलित करना है रासायनिक अभिक्रिया को। तो NaOH है प्लस H2SO4 है, Na2SO4 प्लस H2O। तो इसमें देखो यहाँ Na 2 है, Na2 का मतलब 2 Na है, 2 सोडियम है, और यहाँ पे सोडियम 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, एक तो ये है और 4 ये हैं, O4 का मतलब 4 ऑक्सीजन, और एक 5 ऑक्सीजन हो गए तीर से पहले, और हमने 5 ऑक्सीजन तीर के बाद भी देखने हैं। तो O4 और O ये भी 5 हैं। ठीक है। अब सोडियम यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, 2 तो ये है, 1 ये है, 3, और हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं। तो अब इनको बराबर करना है हमने। तो जो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया बनेगी वो बनेगी, जैसे NaOH के आगे आपने 2 लिखना है प्लस H2SO4 ऐसे ही। फिर ये अभिक्रिया भी देखनी है आपने, ये भी देखनी। तो इसमें देखो आपके पास Na2SO4 भी वैसे का वैसे लिख दिया, और H2O। ठीक है। तो ये एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया बन जाती है। कैसी रासायनिक अभिक्रिया बनेगी, संतुलित। यहाँ भी H2O के आगे 2 आएगा। यहाँ पे बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 लगाना है, 2H2O आएगा, तब जाके संतुलित रासायनिक अभिक्रिया बनेगी। क्योंकि यहाँ पे H2 देखो 2 H हैं, और यहाँ पे कितने हो गए, 2 और 2 4 H हैं। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2 तो ये हो गए, 2 आगे लग रहा है, 1 यानी 2, और 4 ये 6, और ऑक्सीजन यहाँ 4 और 1 ये 5, 6 बनाने हैं। तो यहाँ भी आपने 2 लिखना है, इस अभिक्रिया में यहाँ पे 2 लिखना है आपने, तब ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। फिर आपके पास है अगला क्वेश्चन, सी भाग है, NaCl प्लस AgNO3, AgCl प्लस NaNO3। ठीक है बच्चों। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, NaCl AgNO3 लिखना है, फिर AgCl और NaNO3। तो ये अभिक्रिया देखो, Na कितने हैं, 1 है, यहाँ भी Na 1 है, बराबर है। क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, बराबर है। Ag यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, बराबर है। N नाइट्रोजन होता है, यहाँ भी एक N है, यहाँ भी दोनों तरफ 1 है। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ भी 3 है। तो ये समीकरण संतुलित है, इसमें कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। फिर है जो आपके पास बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 है, ये अभिक्रिया है जो चौथी। तो इसमें आपने क्या करना है, बस इसमें लास्ट में यहाँ 2 लगाना है, 2HCl लिखना है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया बन जाएगी। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। तो इसमें देख लेते हैं, वीडियो कितनी काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको शेयर करना है अपने दोस्तों में, और इसे लाइक भी करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको सभी पूरा सिलेबस आपको मिल जाए। ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू, जय हिंद।